Okay, start now. So, good evening to one and all. Hope you must all be in good health. Enjoying quarantine? +1 वाली बात नहीं है यार. Might be there are two reason. या तो डायरेक्ट हम टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं या फिर you are still in resting mode. So become in motion. That's why I'm going to start the motion chapter. अभी आपको पता है कि आपकी 11th में there are 11 units. सरप्राइजिंग लग रहा होगा, थोड़ा 11 बोल रहा हूँ बिकॉज टोटल अभी जो बुक्स में दिया है वो 10 यूनिट्स है. बिकॉज जो हमारा 0 यूनिट है दैट इज मैथमेटिकल टूल्स, वो किसी भी एक यूनिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किसी भी यूनिट से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. सो कीप इन माइंड, उसे बहुत अच्छे से करना है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. अभी वहां उसका यूज नहीं होना, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मैकेनिक्स. आपको पता है आगे अब पूरा 11th मैकेनिक्स है. 12th में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ोगे, यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ोगे. मैकेनिक्स को आपको पता ही है मैकेनिक्स होता क्या है. लाइक घर में कोई प्लम्बर आ गया, लाइक कोई भी अगर मान लीजिए प्लम्बर आ गया या कारपेंटर आ गया, उस तरह से उसके अलग अलग नाम रखे हुए. इसलिए जब कभी घर का आपके घर में कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम कहाँ लेके जाते हैं? मैकेनिक के पास, बिकॉज वो मोशन से रिलेटेड है. तो मोशन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली बात है दैट इज डील्स विद मोशन. उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मैकेनिक्स. देन तो फर्स्ट यूनिट है 11th का. सेकंड यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं. फर्स्ट यूनिट हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट है उसे स्किप कर दिया है. फर्स्ट यूनिट इज काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स एक पार्ट है मैकेनिक्स का. व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स, अगर काइनेमेटिक्स का वर्ड को अगर हम देखते हैं तो काइनेमा इज द ग्रीक वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द काइनेमा. काइनेमा मतलब मोशन, मोशन से रिलेटेड चीजें हैं. तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज मैकेनिक्स. क्या है? मैकेनिक्स डील्स विद कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन. यानी कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मोशन से रिलेटेड डील करती है. मैकेनिक्स की पर्टिकुलरली दो ब्रांचें हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. काइनेमेटिक का मतलब भी मोशन है, डायनेमिक का मतलब मोशन है. फिर इनमें डिफरेंस क्या है? काइनेमेटिक का मतलब है कॉज ऑफ मोशन कंसीडर नहीं किए गए हैं. डायनेमिक का मतलब होता है कॉज ऑफ मोशन कंसीडर किए गए हैं. अगर मोशन है तो क्यों है, कितना एक्सेलरेशन है, कितनी फोर्स लगी है, कितना टॉर्क लगा है. एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जैसे स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब क्या होता है? ये भी नियर टू मोशन ही होता है. branch of physics in which we study about the body when it is in rest and try to come in motion. जब कोई बॉडी मोशन में आने की कोशिश कर रही होती है तो that branch of mechanics is called statics. तो कितनी मेनली तो दो ब्रांच हो गई, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, एंड थर्ड इज स्टैटिक्स. तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स में. मैकेनिक्स में से अब काइनेमेटिक्स का पता चल गया. अब हमें काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज पॉइंट मास. बेसिकली पॉइंट मास वर्ड होता ही नहीं है बेटा. पॉइंट मास का मतलब है नो डायमेंशंस, नो मास. बट फॉर द सिंपलिसिटी पर्पस, व्हेन ए ऑब्जेक्ट covers much greater distance as compared to the size of the object, then for the simplicity purpose that object considered to be a point object. Clear? यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास कह सकते हैं जब उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल बाई दिस ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो हम लोग ये बात करते हैं. सपोज फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, एक प्लेन है. अब प्लेन का साइज मान लीजिए सपोज 5 मीटर्स है. वो यहां से ट्रेवल करके लंदन चला गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन वो किलोमीटर्स में है, कई हजार किलोमीटर्स है, बट साइज क्या है? 5 मीटर है. तो 5 इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन. सो इन दिस केस प्लेन कंसीडर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. Getting me or not? So clear? Next आता है कि अब हमारे पास में पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेकर के हम और स्टडी कर रहे हैं. तो इसमें क्या कंडीशन आ गई बेटा कि कॉन्सेप्ट ऑफ, अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स यानी कि अगर पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर.
हैविंग जीरो डायमेंशंस, जिसका डायमेंशंस तो जीरो हो बट डेफिनेट अगर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो उसके मास और पोजीशन से डिस्क्राइब करते हैं, तो ये पार्टिकल होता है और पार्टिकल से बॉडी बनती है। तो बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, हैविंग फाइनाइट साइज, शेप एंड ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। जब कोई बॉडी का कोई कहीं ना कहीं फाइनाइट शेप होगा, कोई ना कोई पोजीशन होगी उसकी, और कहीं ना कहीं स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। बॉडी दो तरह की, एक डिफॉर्मिंग बॉडी होती है, एक रिजिड बॉडी होती है। डिफॉर्मिंग बॉडी के केस में क्या होता है बेटा कि हम उस पर फोर्स लगाएं तो बॉडी की शेप या इंटरमोलिकुलर जो पोजीशन होती है पार्टिकल्स की वो चेंज हो जाती है। बट जो रिजिड बॉडी होती है, जब हम उसके फोर्स लगाते हैं तो जो इनके इंटरनल मॉलिक्यूलर जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। ऐसी स्टेट में हम लोग उसको रिजिड बॉडी बोल देते हैं। नाउ कम, अब हमारे पास में आता है रेस्ट एंड मोशन। अगर मैं बात करता हूं रेस्ट का मतलब, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा इस टॉपिक को आप लोगों ने, क्योंकि बिकॉज जो 9th का सिलेबस है वो 11th में, और जो 11th का सिलेबस है वो बेटा हमारे मतलब जो 10th का सिलेबस है वो 12th में हेल्प करता है। तो अब अगर हम बात करते हैं 9th में, तो 9th में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने रेस्ट मोशन वगैरह पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की रेस्ट की। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, ए बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर यानी कि ये कह लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग और इस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो वो बॉडी क्या है, मोशन में। जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो बॉडी क्या है, रेस्ट में। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड पासेज ऑफ टाइम। और मोशन का मतलब क्या हो गया, जब बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होती है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होती है। अब जैसे अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट ना तो रेस्ट होता है ना एब्सोल्यूट मोशन होता है। ये डिपेंड करता है एक तरह से कंबाइन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, मोशन भी एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की और ऑब्जर्वर की। अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर में, तो क्या होगा बेटा, हमारे पास में सबसे पहले ये कंडीशन आती है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है या मोशन में। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए यू आर गोइंग इन विद योर फ्रेंड इन ए क्लास स्कूल बस। अगर आप स्कूल बस में अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो वो आपके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। बट जो साइड वाइज रोड साइड्स में जो ट्रीज हैं या कोई परसीवर्स हैं, वो सब क्या दिखाई देंगे आपको, मोशन में। डिपेंड क्या हो गया, क्योंकि आपका जो ऑब्जर्व पॉइंट है वो क्या आ रहा है हमारे पास में, कि हम अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको ले रहे हो, खुद अपने को, और अब कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ। अगर हम बाहर ट्रीज की बात कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट उसमें आ जाता है। तो मेरा कंसर्न ये हुआ कि जो मोशन है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर की। अगर ऑब्जर्वर की को हम ले कंसीडर करके चलते हैं, ऑब्जर्वर अगर एक बस के अंदर है तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई मान लीजिए आपका फ्रेंड, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि वो बस के अंदर है, तो वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और ट्रीज वगैरह क्या है, मोशन में है। तो डेट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज अर्थ है, अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस और रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अगर लाइक क्लासरूम्स, ट्रीज, लैंप्स वगैरह सारे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, कि ये रेस्ट में है। रोजाना आपका जो घर है वो भी कैसे दिखाई देता है आपको, कि भाई वो रेस्ट में है, उसकी क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर अब हमारे पास में क्या हुआ, बट वो भी रेस्ट में नहीं है। अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट से देखते हैं तो अर्थ भी क्या कर रही है, मोशन में। क्यों है वो मोशन में, क्योंकि बेटा अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। दूसरे प्लैनेट से लाइक क्लासरूम, ट्रीज वगैरह सब क्या दिखाई देंगे हमें, मोशन में दिखाई देंगे, कि वो मोशन में है। तो नथिंग इज एब्सोल्युटली रेस्ट, नथिंग इज एब्सोल्युटली इन मोशन, ओनली डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम किसके रिस्पेक्ट में उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, एक प्लेटफॉर्म पर ही ट्री है, तो ट्री हमारे रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। और एक ट्रेन जो आ रही है वो हमारे रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में। अभी हम किसको ले रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, खुद को। अगर हम मैं खुद से ऑब्जर्व कर रहा हूं,
अब मान लीजिए मैं ट्रेन में, अब फॉर एन एग्जांपल हम ट्रेन में आ गए, अब ट्रेन में क्या आ गया, ट्रेन अब हमारे रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, तो वो क्या होगा, वो क्या है, वो रेस्ट में है। बट ट्री अब हमारे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो क्या हो गया, हमारे पास में मोशन में हो गया। सो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या। ठीक बिल्कुल उसी तरह अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए आपने रोल नंबर 30 को खड़ा कर लिया, अब रोल नंबर 30 कुछ स्टूडेंट्स की हाइट उससे ज्यादा होगी, कुछ स्टूडेंट्स की हाइट उससे कम होगी, तो ऐसी स्टेट में आप क्या कहेंगे कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है हमारे यहाँ पर, इस समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस है रोल नंबर 30। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर भी ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के मोशन के अंदर चेंजेस आते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम यहाँ क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में। आपने देखा था कि जैसे अभी 10th क्लास में आपने ग्राफ्स वगैरह पढ़े थे, वहां एक्स वर्सेस वाई का एक ग्राफ बनाते थे, तो एक जगह आप पॉइंट लेते थे कि ओ पॉइंट का मतलब क्या था यार, ओरिजिन हो गया ये, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ओरिजिन है हमारे पास में। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में जितने भी पॉइंट्स लेते हैं उनकी सबकी पोजीशन लेंगे, मान लो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ और यहाँ की जो पोजीशन है पॉइंट की वो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो ऑब्वियस है कि इनकी रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है। अगर मैं इस रेफरेंस ओरिजिन को दूसरी एक्सिस, सपोज एक नई एक्सिस फ्रेम ड्रॉ करता हूं मैं, अगर उस पे मैं ड्रॉ करके यहाँ पे ऑब्जर्व ले लेता हूं, तो ऐसी स्टेट में क्या बन जाएगा हमारे पास में, तो ये वाली हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ओरिजिन बन जाएगा अब हमारे पास में यहाँ पर, तो इनकी पोजीशन अब अलग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सोच लीजिए कहीं किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है इस पार्ट पर, देख लो आप। यानी कि अभी तक मैंने जो बताया आपको, खाली इतना बताया कि मैंने आज आपको सेकंड यूनिट स्टार्ट किया है बेटा, वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के पार्ट थे काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, साथ में हमने एक स्टैटिक पार्ट्स ले लिया था। काइनेमेटिक्स में हम खाली मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, और डायनेमिक्स में क्या कर रहे थे, मोशन के साथ साथ में उसके कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर कर रहे थे। अब स्टैटिक में क्या था, बॉडी रेस्ट में थी, वो ट्राई कर रही थी मोशन में आने की। फिर जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, और जब बॉडी मोशन में होती है तो उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। फिर आया हमारे पास में फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, कोई भी चीज परफेक्टली एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं है और एब्सोल्युटली मोशन में नहीं है, डिपेंड करती है ऑब्जर्वर की एंड ऑब्जेक्ट की कंडीशन पर। अब मैंने एग्जांपल दिया था, बस में अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो वो फ्रेंड आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, जो बाहर ट्रीज वगैरह हैं वो आपके रिस्पेक्ट में मोशन में है। अगर अगर कोई बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है, वो ट्री उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, रेस्ट में होगी, आप क्या होंगे उसके रिस्पेक्ट में मोशन में होंगे। तो यहाँ पे एक तरह से ऑब्जेक्ट का पोजीशन यानी कि वो चल रही है कि हम ऑब्जर्वर को कहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। फिर हमारे पास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया कि भाई हम किस चीज को किसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस करते हैं। तो आप एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, फिर हम इसको देखते हैं। तो देखते हैं। सो नेक्स्ट इज, अब हो गया, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ड्रॉप कर देना मैसेज, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, अब आता है हमारे पास में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारे कितने टाइप के हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग लेके चलते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है जब कोई हम जो ऑब्जर्वर है अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं,
दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल के केस में क्या आ रहा था कि उसमें एक्सेलरेशन हो रहा था, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन था। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसे क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम प्रैक्टिकल पर्पज में अगर देखें फ्रेम ऑफ अर्थ को हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, बट स्ट्रिक्टली अगर देखा जाए डायरेक्टली बोलूं तो अर्थ भी तो अपने मोशन में है, वो भी हमें, और वो क्या है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो भी तो एक्सेलरेटेड मोशन में है। बट हम उसके इस इफेक्ट को, रोटेशनल इफेक्ट को जो उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं और अर्थ को हम क्या मान लेते हैं, वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फॉर सिंपलिसिटी पर्पज के लिए हम ऐसा करते हैं। अब आता है हमारे पास में डायमेंशनली, वैसे तो अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं बेटा, अब डायमेंशनली हमारे पास में 3 टाइप के डायमेंशंस होते हैं। आपने गूगल पे देखा होगा, या फिर आप नजदीकी अगर चले जाएं, फनवर्ड चले जाएं तो 5D 7D, ये दैट इज डिफरेंट। बट जो डायमेंशंस हैं हमारे वो 3 है मेन, जैसे एग्जांपल 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। जैसे अगर हम किसी रूम की बात करें तो उसके अंदर लेंथ, विड्थ एंड हाइट होगी। तो एक एक्सिस को हमने, एक को एक्स एक्सिस मान लिया, दूसरे को क्या ले लिया वाई, एंड तीसरे को क्या ले लिया जेड एक्सिस। तो यहाँ हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 कोऑर्डिनेट, एक्स वाई एंड जेड। तो इन्हीं से हमारे मोशंस का पता चलता है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अब आता है 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जब आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, उसकी वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, या एक कार है वो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, या कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में है, तो ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो ऐसे उसको हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। अब 2 डायमेंशनल मोशन क्या है, अगर मान लीजिए मोशन इन ए प्लेन, जब आउट ऑफ 3 ओनली 2 कोऑर्डिनेट चेंज, 3 में से 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं एट ए टाइम पर, out of 3 only 2 coordinate are changing at a time, तो that type of motion is called, उसको हम क्या कहेंगे, 2 dimensional motion। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक कार है वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, या फिर हम लोग कैरम खेल रहे हैं, या अगर छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इंसेक्ट लाइक स्नेक है वो फ्लोर के ऊपर मूव कर रहा है, तो ऐसी स्टेट में हम उसको क्या कहेंगे, वो 2 डायमेंशनल मोशन है। एंड 3 डायमेंशनल, ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज। जैसे मोशन इन स्पेस, जब मोशन स्पेस में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, वो 3 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है बेटा, यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्लाइंग काइट या कोई फ्लाइंग इंसेक्ट है, ऐसे मोशंस को जिनमें तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, 2 डायमेंशनल मोशन कह देते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन, सॉरी क्या कह देते हैं हम लोग, 3 डायमेंशनल मोशन। अब 1 डायमेंशनल मोशन में क्या हुआ, ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दे दिया था मैंने पहले, एक ट्रेन है कोई स्ट्रेट रेलवे ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। या कोई बॉडी हमने ड्रॉप कर दी वर्टिकल मोशन में, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में, सॉरी दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। नाउ इट्स 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल्स वो मैंने बता दिया, कैरम है, इंसेक्ट क्रॉलिंग है, या कोई ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है और वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। या मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, अर्थ सन का चक्कर काट रही है तो वो भी 2 डायमेंशनल मोशन में है। या फिर एक कार है वो रोड पे जिग-जैग वे में घूम ट्रेवल कर रही है, तो ऐसे एग्जांपल्स को हम, ऐसे मोशंस को हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन है। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं, जब तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। अब वो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए थे कि इंसेक्ट या फ्लाइंग बर्ड्स जो होते हैं स्काई के अंदर, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं, मोशन ऑन ए प्लेन इन द स्पेस, वो क्या है हमारा, 3 डायमेंशनल मोशन है। अब ये तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। तो अब आता है हमारे पास में लीनियर मोशन क्या है, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे आई एम श्योर। जब कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट उसके अंदर,
यानी कि रोड के ऊपर, तो ऐसे मोशन को, या मोशन ऑफ ए कार, या पर्सन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, तो ऐसे मोशंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन, या फिर इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन क्या कहते हैं हम लोग, रोटेशनल मोशन जैसे इलेक्ट्रिक फैन हो गया, अर्थ का जो मोशन है वो अबाउट इट्स ऑन एक्सिस है, वो रोटेशनल मोशन है। एक मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है बेटा, जैसे लाइक स्विंग है, वो बॉडी जाएगी यानी कि अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन में, जो अब अपनी मीन पोजीशन की तरफ फोर्थ एंड बैक मोशन में होती है, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो सो माइट भी आज फर्स्ट लेक्चर था, थोड़ा टाइम भी 30 मिनट्स का ही है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे आपको शेड्यूल सेंड कर दूंगा, तो जो भी यहाँ पे आज इसे आराम से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम लगती है तो डायरेक्टली मुझे मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल नंबर पे डाउट पूछ लेना। सो आई एम बाइंडिंग माय लेक्चर। अभी एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अभी आज मैंने क्या स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड फ्रॉम द मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में क्या होता है वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया था। ओके।